वेलकम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारी कंटिन्यूएशन है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेमिनिज्म मूवमेंट या फेमिनिस्ट थेरी। तो इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे फेमिनिस्ट राइटर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था व्हाट इज़ फेमिनिज्म, उसकी वेज को, उसके कॉन्सेप्ट्स को, इसके अलावा उसकी टाइप्स को और उसकी जो डिफरेंट क्रिटिक्स या उसके जो फाउंडर्स थे उसके बारे में बात की। और आज की वीडियो में जस्ट हमारा कंसर्न रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेमिनिज्म विद देयर राइटर्स। तो सबसे पहला जो हमारा है हमारे पास फेमिनिस्ट राइटर है हेलेन सेक्सियस। अच्छा, तो इसने अपने कॉन्सेप्ट दिया था बाइनरी ओपोजिशन का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम फेमिनिज्म के अंदर इसका जो देखते हैं वो बाइनरी ओपोजिशन का। इसने अपने ऐसे स्टोरीज़ जो 1975 के अंदर लिखा था उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को दिया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक हमारे पास एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट आती है, दूसरे फेमिनिज्म आता है, और दूसरा हमारे पास आता है फ्रेंच फेमिनिज्म। और ये फ्रेंच राइटर थी, यानी फ्रेंच फेमिनिज्म के अंदर क्या था, उसके अंदर साइकोलॉजिकल थेरी और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यानी लैंग्वेज बेस्ड थेरी पे फोकस किया गया था। और ये एक फ्रेंच राइटर है और उसी फ्रेंच फेमिनिस्ट हमें ये देखने को मिलती है। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो लैंग्वेज बेस्ड थेरी है उस पर फोकस करते थे, तो इसके अंदर भी हमें वो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। जैसे हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बात की थी कि वो बाइनरी ओपोजिशन को रिजेक्ट करते हैं, तो ये उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलती है बाइनरी ओपोजिशन के, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एज अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से वो बयान करती है अपने ऐसे स्टोरीज़ के अंदर। वो कहती है कि जैसे कि हमारे पास बाइनरी ओपोजिशन होते हैं, डिफरेंट बाइनरी ओपोजिशन को वो अपने वर्क के अंदर लिखती है। जैसे कि उसने लिखा एक्टिव का ऑपोजिट क्या है, पैसिव। सन का क्या है, मून। डे का क्या है, नाइट। वो कहते हैं कि जो एक्टिव है, सन है, डे है, ये जो सारी फर्स्ट ऑपोजिट वर्ड है सेकंड ऑपोजिट वर्ड का, यानी जो एक्टिव वर्ड है, सन वर्ड है, डे वर्ड है, ये सारे वर्ड मेल के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। जबकि इसकी जो ऑपोजिटिव टर्म है, पैसिव हो गया, सन का मून हो गया, डे का नाइट, ये सारी मेल के साथ फीमेल के साथ इसे एसोसिएट किया जाता है। इट्स मीन कि जो फीमेल है वो इन्फीरियर है। फीमेल के साथ पैसिव की टर्म का यूज़ किया जाता है, इन्फीरियर की टर्म को इसके साथ रिलेट किया जाता है। वो अपने इस वर्क के अंदर कहती है कि हम जो फीमेल है उसे एज एन इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। और हैंस बर्टन कहता है, हैंस बर्टन इसके बारे में लिखता है जब वो इसको डिफ़ाइन करता है, इसके इस बाइनरी ओपोजिशन के टर्म को जब वो डिफ़ाइन करता है, वो कहता है, ये लिखती है हैंस बर्टन कहता है कि हेलेन सेक्सियस ने ये लिखा कि द इन्फीरियर टर्म इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फेमिनिन, कि जो इन्फीरियर टर्म है वो हमेशा फीमेल के साथ ही एसोसिएट की जाती है। जबकि जो हम कह सकते हैं मैस्कुलिनिटी की टर्म है या प्रिविलेज्ड टर्म है, प्रिविलेज्ड पोजीशन इज़ एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी, यानी जो अपर क्लास या जो प्रिविलेज पोजीशन है, जो पेट्रार्की है, वो हमेशा मेल के साथ ही एसोसिएट की जाती है। ये इसकी बात करती हैं। नेक्स्ट इसका जो टर्म है वो है एक्रीचर फेमिनिज़म। इस टर्म को अगर आप किसी टर्म को लिखो या ना लिखो, इस टर्म को आपने ज़रूर लिखना है अपने फेमिनिज़म के पेपर या फेमिनिज़म के जो क्वेश्चन आएगा आपको। अच्छा, इस टर्म को अच्छे से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो फेमिनिज़म है उसका लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी जब द लैंग्वेज इज़ मैस्कुलिन इस टर्म को दिया डेल स्पेंडर ने, तो उसी के साथ हमारे पास ये टर्म आती है एक्रीचर फेमिनिज़म। ये फेमिनिस्ट राइटर हेलेन सेक्सियस ने दी थी अपने एक ऐसे द लाफ ऑफ मेडूसा उसके अंदर। अब एक्रीचर फेमिनिज़म को आप समझो। एक्रीचर बेसिकली एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब है राइटिंग, और राइटिंग यानी एक्रीचर के साथ फेमिनिज्म जोड़ दिया गया। इट्स मीन कि राइटिंग ऑफ फीमेल पे वो फोकस करती है। ये ऐसी टर्म थी जिसके अंदर फीमेल राइटिंग पे फोकस किया गया, और ये बेसिकली वो वह टर्म थी जिसने जो लैंग्वेज ऑफ फीमेल इन लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी के साथ साथ ये बात सुनना शुरू हुई या इस बात पे फोकस किया गया था कि फ़ीमेल जो पहले मेल नेम के साथ अपने वर्क को पब्लिश करवा रही है, उनका भी लैंग्वेज के अंदर, लिटरेचर के अंदर अपना रोल होना चाहिए। राइटिंग ऑफ फेमिनिज्म को ये टर्म फोकस करती है। ये टर्म का बेसिक पर्पस क्या था, इस्केप हासिल करना फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द फेलोक्रेटिक सिस्टम। फेलोक्रेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एडवोकेट किया जाता है मैस्कुलिन पावर को, ठीक है, और उसकी डोमिनेंस को, उस पे को एडवोकेट किया जाता है, और वो उससे इस्केप हासिल करना था, इसके मकसद इस टर्म को कॉइन करने का। तो अक्रीचर फेमिनिज्म आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा इसके दो छोटे से कॉन्सेप्ट थे। एक था एंड्रोटेक्स्ट, ठीक है,
यहाँ आप लिख लो ANDROTEXT एंड्रोटेक्स्ट, और दूसरा था गाइनोटेक्स्ट। जो बेसिकली एंड्रो और गायनी, ये दोनों, एंड्रो वर्ड फोकस करता है मेल को और गायनी वर्ड फोकस करता है फीमेल को। फीमेल के लिए गायनी वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, एंड्रोटेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर मेल की डोमिनेंस होती है ऑन अ लिटरेरी वर्क, और गायनोटेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर फीमेल की डोमिनेंस होती है, यानी फीमेल सेंटर्ड होती है, फीमेल के पर्सपेक्टिव को, उसकी डिसाइड्स, उनके इमोशन, उनके एक्सपीरियंस वगैरह को लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर फोकस किया जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फेमिनिस्ट की, जो है जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा एक लिटरेरी क्रिटिक भी थी और साइको एनालिस्ट भी थी। इसका बहुत बड़ा नाम है साइको एनालिटिक बेस्ड फेमिनिज्म में। इसने अपने एक ऐसे का नाम है द सिस्टम एंड द स्पीकिंग सब्जेक्ट, उसके अंदर 2 टर्म को दिया था, यानी 2 पॉइंट्स की बात की थी। पहला था सिमियोटिक और दूसरा था सिमियोलॉजी। वो कहते हैं कि जब लैंग्वेज को हम मिक्स करते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 2 टर्म आते हैं, एक सिमियोटिक और सिमियोलॉजी। इन दोनों टर्म को वो साइकोलॉजिकली बयान करती है। पहली वो बात करती है सिमियोटिक, यानी ये जो दोनों टर्म है ना, एक हम कह सकते हैं किसी एक चाइल्ड से रिलेट करके वो बताते हैं, वो चाइल्ड बयान करती है। वो कहती है कि जो सिमियोटिक होती है ना, यानी कोई भी सिस्टम हो गया, जो साइन, जब भी कोई एक बच्चा पैदाइश से लेके, ठीक है, 0 मंथ यानी 1 मंथ से लेके, या पैदाइश से लेके 6 मंथ तक जब होता है ना, तो उसकी जो स्टेज होती है वो सिमियोटिक स्टेज होती है, ठीक है। वो इस स्टेज को प्री मिरर स्टेज भी कहती है, यानी जिसके अंदर वो सिर्फ साइन वगैरह से समझता है। लेकिन जब वो 6 मंथ के बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, उसकी नरिशिंग स्टार्ट होती है, तो वो सिम्बॉलिक स्टेज के अंदर चला जाता है, सिम्बॉलिक आ जाती है, सिम्बोलिज्म आ जाता है, यानी वो उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है जो सोसाइटी ने उसके लिए कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है, रीजन को, कल्चर वगैरह को। और इसकी जो ये शिफ्टिंग है, यानी सिम्बियोटिक से सिंबॉलिक की तरफ जो शिफ्टिंग है, इस प्रोसेस को वो एब्जेक्शन का नाम देती है, ABJECTION, इसको वो नाम देती है एब्जेक्शन का, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कोटेशन देती हूँ जो हैंस बर्टन ने दी है। हैंस बर्टन कहता है कि वो जूलिया क्रिस्टेवा लिखती है, वैन एवर वी यूज़ लैंग्वेज, हम जब भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोथ आवर कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस वो कहता है हमारी कॉन्शियस है सिम्बॉलिक, ठीक है, यानी जब आप 6 मंथ के बाद चले जाते हो, कुछ सोसाइटी को समझने लग जाते हो, हमारी कॉन्शियस एंड आवर अनकॉन्शियस, यानी आपकी जो सिम्योटिक स्टेज है, मार्क इट विद देयर प्रेजेंस, यानी दोनों ही प्रेजेंस होती है जब आप लैंग्वेज को मिक्स करते हो या उसका यूज़ करते हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जूलिया क्रिस्टेवा का सिम्योटिक और सिम्बॉलिक के बारे में। अगर आप इसे ऐड करना चाहो अपने क्वेश्चन के अंदर तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो आप ऐड कर देना, ठीक है। तो बेसिकली आप ये नाम बस याद रखना है कि जूलिया क्रिस्टेवा का एक बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है वर्जीनिया वुल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट है वर्जीनिया वुल्फ। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करती थी। इसने 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश भी की थी। और इसके अलावा अगर हम इसको बात करें तो इसको कहा जाता है द फाउंडिंग मदर ऑफ द कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। इसका फर्स्ट रोल ऑफ फेमिनिज्म के अंदर बहुत बड़ा नाम है। इसने अपने 2 वर्क लिखे थे, पहला वर्क था अ रूम ऑफ वंस ओन और दूसरा वर्क था 3 गाइनीज, ठीक है। इन दोनों वर्क के अंदर पहला वर्क का रूम ऑफ वंस ओन के अंदर वो मैंने आपको बताया कि जूडिथ शेक्सपियर के नाम से एक फ़ीमेल यानी सिस्टर ऑफ शेक्सपियर वो एक करैक्टर देती है, जिसके अंदर वो ये कहती है कि इफ़ अ वुमन वांट्स टू राइट समथिंग शी मस्ट हैव अ सेपरेट रूम, ठीक है। इसके पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए, इसके पास सेपरेट मनी होनी चाहिए, यानी वुमेन के राइट्स के बारे में वो बात करती है, उनकी एजुकेशन के बारे में, मनी के बारे में, एक सेपरेट रूम के बारे में वो बात करती है इस रूम ऑफ वंस ओन के बारे में। और इसके अलावा जो सेकंड है जो लिखा गया 1938 के अंदर, उसको ये एक बेसिकली नॉन फिक्शन वर्क था, जिसके अंदर जो इसने लिखना शुरू किया तो इसे ये कहा यानी इसे पूछा गया था, आई थिंक सो ये आर्मी की तरफ से आया था, इसे पूछा गया कि जंग के हालात के बारे में किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उसके अंदर इसने 3 बातों की बात की थी। पहली बात थी, यानी इससे ये क्वेश्चन किया गया हाउ टू प्रिवेंट वार, तो इसने आंसर किया पहला पॉइंट ये कि प्रिवेंट वार, आप यानी वार से किस तरह रोका जा सकता है, वार से किस तरीके से उसे डिफेंड किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स इसने दिए। दूसरे नंबर पे इसने बात की फ़ंड फॉर वुमेन कॉलेज, यानी फ़ंड को इकट्ठा किया जाए ताकि वुमेन की एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। तीसरा था इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव आवर प्रोफेशनल लाइफ, यानी वुमेन की प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके इन तीनों पॉइंट्स की इस वर्क के अंदर बात की गई। इसके
अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एज आ इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो कि इस वर्क को एज अ डिक्शनरी भी यूज़ किया गया, यानी इस वर्क की डिक्शनरी भी बना दी गई ताकि लोग अपने आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी पॉकेट्स वगैरह में रखी। ठीक है, ये वर्जीनिया वुल्फ थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमंदा बुआ की। अच्छा, तो ये जो लेडी है, ये जो भी है फेमिनिस्ट है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सिमंदा बुआ भी है, सिमंदा बोवियर भी है। इसका भी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर बहुत बड़ा नाम था। और ये जो आपने एक फ़िलोसोफ़र है आई थिंक सो, जीन पॉल सार्टर, तो उसकी लाइफ लॉन्ग पार्टनर भी रही थी। तो ये था, इसने शायद उसके साथ शादी नहीं की थी, बहुत देर तक उसकी पार्टनर रही थी। इसने एक न्यूज़पेपर लिखा था अंडर द नेम ऑफ नोवेलस फेमिनिस्ट्स। ठीक है, उसके अंदर फेमिनिज्म की बात की। और इसके अलावा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द सेकंड सेक्स, इस वर्क को आपने ज़रूर डिस्कस करना है अगर आपको फेमिनिज्म इन डिटेल आ जाए। 1949 के अंदर लिखा गया। ठीक है, और द सेकंड सेक्स जो मैंने आपको बात की प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था जूथित बटलर के बारे में, जिसके अंदर हमने सेक्स और जेंडर की बात की थी कि जूथित बटलर कहता है कि जो दो टर्म है, एक सेक्स ऐसा टर्म है जो बायोलॉजिकली आपके साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन जेंडर एक ऐसा टर्म है जो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। और यहाँ उसी टर्म को या उसी पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो, या इसका बेसिक जो पर्पस था इस वर्क को लिखने का, वो फीमेल को एज अ सेकंड सेक्स डिफ़ाइन करना था। वो कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर दो सेक्स हैं, एक मेल है एक फ़ीमेल है। जो मेल है वो फर्स्ट सेक्स है और फीमेल है सेकंड सेक्स, इसलिए वो यहाँ फ़ीमेल को सेकंड यानी अदर की बात करती है फ़ीमेल की। और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वन इज़ नॉट बर्न, यहाँ बर्न आना है, बट रादर बिकम अ वुमन। वो कहते हैं कि कोई एक वुमन पैदा नहीं होती, उसे एक वुमन बना दिया जाता है। सोसाइटी उसे कंस्ट्रक्ट करती है उसकी जेंडर डिस्क्रिमिनेट उसको करके, और सोसाइटी उसको बताती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, उसे सबमिसिव किया जाता है, सबमिसिव टाइप वुमन बनाया जाता है, उसे सप्रेस किया जाता है। कोई भी वुमन पैदा नहीं होता, उसे वुमन बनाया जाता है। ठीक है, ये इसकी बात करते हो। इसके अलावा ये जो इसका वर्क था सेकंड सेक्स, इसके अंदर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की गई, और इसको दो वॉल्यूम्स के अंदर बेसिकली डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वॉल्यूम का नाम था फैक्ट्स एंड मिथ्स, सेकंड वॉल्यूम का नाम था लिव्ड एक्सपीरियंस। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर उसने बात की थी कि मैन और वुमन के बारे में। वो कहते हैं कि मैन बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी डिफ़ॉल्ट अगर हम देखो कोई चीज़ अगर आपके पास आती है कि हम अक्सर एंड्रॉयड मोबाइल में भी देखो कि कोई सेटिंग ऐसे होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी ऐसी ही है, तो मैन को बाय डिफ़ॉल्ट बताते हैं और वुमन को अदर बताती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसने जो दूसरा वर्क लिखा था अंडर द नेम ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी जो सेकंड वॉल्यूम था इसका, उसके अंदर वो सोसाइटी की बताती है कि जो सोसाइटी आपको शेप करती है, जेंडर बना देती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देती है सोसाइटी आपको कंस्ट्रक्ट करके। ठीक है, और इसके अलावा जो जूथित बटलर भी इसके बारे में वो कहता है कि इसने इसके अंदर जूथित बटलर जो मैंने आपको बताया सेक्स और जेंडर की बात की, तो वो ये कहता है कि इसने ये जो सिमंदा बुआ ने सेकंड सेक्स के अंदर इसी बात को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि हमारे सेक्स और जेंडर के दरमियान क्या फ़र्क है। वही बात हो गई कि जो फैक्ट्स और मिथ्स के अंदर वो बताती है फीमेल को और मैन के बारे में, और लिव्ड एक्सपीरियंस के अंदर वो बताती है कि सोसाइटी किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है। और इसलिए वो कहता है कि इसने सेक्स और जेंडर के दरमियान फ़र्क करने की कोशिश की है अपने इस वर्क के अंदर, और इसी वर्क को द बाइबल ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, यानी बाइबल ऑफ फेमिनिज्म यानी फेमिनिज्म बेस, इसमें बहुत कुछ कहा गया था, वुमेन के राइट्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया। ठीक है, ओके, तो जो नेक्स्ट हमारे पास है फेमिनिस्ट, वो है मिलट। तो इसका जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स इसके टर्म है। ठीक है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जिसके अंदर वो व्यू ऑफ पेट्रार्की की बात करती है कि किस तरीके से पेट्रार्की जो है वो हमारे पास, हम कह सकते हैं पेट्रार्की की जो बात होती है कि किस तरीके से पेट्रार्की सप्रेस करती है, ये पेट्रार्की का रोल बताती है। ठीक है, और इसके अलावा सेक्सुअल पॉलिटिक्स के टर्म को वो इस तरीके से डिफ़ाइन करती है कि पेट्रार्की सबऑर्डिनेट्स द फीमेल टू द मेल। ठीक है, वो कहती है कि पेट्रार्की सबऑर्डिनेट कर देती है फीमेल को टू द मेल और ट्रीट्स द फीमेल एज एन इन्फीरियर मेल। तो इन्फीरियर मेल की बात करती है पेट्रार्की के अंदर सेक्सुअल पॉलिटिक्स की टर्म में। तो ये इसकी टर्म बस एज एन इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फिर उसकी भी बात कर सकते हो, लेकिन इसका सेक्सुअल पॉलिटिकल को डिफ़ाइन करने का बेसिकली पर्पस था ये फीमेल को एज एन इन्फीरियर जिस तरीके से सोसाइटी में दिखाया जाता है उसको डिफ़ाइन करना। ओके, तो ये जो नेक्स्ट हमारी है वो है इलेन शोवाल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेन शोवाल्टर का जो टर्म है एक गाइनो क्रिटिसिज्म। ठीक है, गाइनो क्रिटिसिज्म की जो टर्म इसने अपने वर्क के अंदर दी थी 1979 के अंदर, इसने बुक लिखी थी अंडर द नेम ऑफ टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोइटिक्स। दोबारा बोल देती हूँ, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोइटिक्स। उसके अंदर इसने इस टर्म को क्वाइन आउट किया था, उस टर्म का नाम है गाइनो क्रिटिसिज्म।
गायनोक्रिटिसिज्म जो है ये बेसिकली गायनी, मैंने आपको बताया कि जो गायनी का वर्ड है वो विमेन के साथ रिलेट किया जाता है और इसके अंदर वो गायनी यानी फ़ीमेल राइटिंग की बात करती है, ठीक है, वुमेन को एज अ राइटर बताती है। और इसके अलावा वो इस टर्म के थ्रू हमें ये देखने को मिलती है कि वो एंड्रोसेंट्रिक टर्म से गायनोसेंट्रिक टर्म की तरफ मूव करती है। अब एंड्रोसेंट्रिक टर्म क्या है? एंड्रो और गायनी, वही जो मैंने आपको बताया, एंड्रोसेंट्रिक यानी मेल का सेंटर होना राइटिंग के अंदर, और गायनेसेंट्रिक यानी फीमेल का सेंटर होना राइटिंग के अंदर, और इसके अंदर वो फीमेल को एज अ राइटर दिखाती है। और ओके तो अब क्या है कि हमारे इसी वर्क के अंदर टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, जिसके अंदर वो गायनोक्रिटिसिज्म की टर्म देती है, उसके अंदर हमारे जस्ट अ मिनट, अच्छा, 3 फेसेस ऑफ फेमिनिज्म भी देती है। इसे फेसेस आप कह सकते हो, PHASES, ओके। 3 फेसेस ऑफ फेमिनिज्म भी देती है इसी वर्क के अंदर। वो कहती है कि जो पहली फेज़ है वो फेमिनिन है। फेमिनिन एक ऐसी फेज़ है जिसके अंदर जो फीमेल राइटर जब वो लिखती है तो वो इमिटेट करती है मेल को, ठीक है, यानी जिस तरीके से मेल ने लिखा उसके, यानी हम इसे कह सकते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि जिसमें जो जब फीमेल राइटर ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने मेल को कॉपी किया, किस तरीके से मेल लिखते हैं, लेकिन कॉपी करने के साथ साथ उनकी राइटिंग है इस तरीके से, तो उनके साथ साथ वो उनकी वैल्यूज़ को और अपनी इक्वालिटी के बारे में बात करती है। पहली फेज़ इस पे फोकस करती है कि इमिटेशन करना मेल की राइटिंग की इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब हर ओन इक्वल राइट्स। सेकेंड फेज़ है फेमिनिस्ट फेज़। फेमिनिस्ट फेज़ है, कहते हैं ये एक ऐसी फेज़ थी जिसके अंदर फीमेल ने अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपनी राइटिंग के थ्रू। और थर्ड फेज़ ऐसी थी जिसे नाम दिया गया फीमेल का, और ये थोड़ी सी रेडिकल थी क्योंकि इसके अंदर जो फीमेल थी वो किसी इमिटेशन को फोकस नहीं कर रही थी, कोई इमिटेशन नहीं थी मेल की राइटिंग की, और इसके अलावा फीमेल ने अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर ली थी, वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को चाहती थी अपनी राइटिंग के थ्रू। ये 3 फेजेस बताती है वो अपने इस वर्क के अंदर। और इसके अलावा ये जो इसका इलेन शोवाल्टर का जो वर्क है वो आप नोट कर लीजिएगा। इलेन शोवाल्टर का बस इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर, जिसे हम कह सकते हैं फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म, मैरी वोllstonecraft की। मैरी वोllstonecraft ने अपना वर्क लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 के अंदर। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इसने 2 वर्क लिखे थे। एक पहले लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, उसके साथ आ नहीं आता, जस्ट विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1790 के अंदर। और फिर इसने अपनी बुक लिखी आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 के अंदर। और इसके अंदर इसी वर्क के अंदर वो बात करती है वुमेन की इक्वालिटी के बारे में। वो ये बात करती है कि वुमेन को पॉलिटिक्स से क्यों एक्सक्लूड किया गया, जैसे कि हमने फर्स्ट में वो फेमिनिज्म में डिस्कस किया था। वुमेन को राइट्स देने चाहिए, ठीक है, उन्हें कॉमन राइट्स देने चाहिए, इसकी बात करती है। इसके अलावा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कोटेशन आप ऐड कर सकते हो, लिबर्टी इज़ द मदर ऑफ वर्चू, ठीक है। वो कहते हैं लिबर्टी इज़ द मदर ऑफ वर्चू, कि जो लिबर्टी है वो मदर ऑफ वर्चू है, ये बात करती है। और विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था या वर्क था जिसे आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई कंप्लीट। और इसके अलावा एक और है अच्छा, तो एक और हमारे पास एक फ़ीमेल राइटर है टोरिल मोए, उसका मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप यहाँ से देख लें। टोरिल, ये टोरिल है MOI, टोरिल मोए, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आती है इस पॉइंटर से, तो थोड़ा सा समझ आ जाएगी। अच्छा, टोरिल मोए भी ये हमारे पास एक नॉर्वेजियन फेमिनिस्ट थी। उसने अपना वर्क लिखा था सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स 1985 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर भी ये जो 1985 के वर्क लिखा, इसके अंदर भी वो बात करती है पैट्रियार्की की। वो कहती है कि हम अगेंस्ट हैं पैट्रियार्की के, ठीक है। वो कहते हैं कि हम एंटी पैट्रियार्कन हैं, हम पैट्रियार्की नहीं चाहते, ठीक है। वो कहते हैं कि हम मेल जो मैन है उसके अगेंस्ट नहीं है, हम जस्ट पैट्रियार्की अगेंस्ट है, हम एंटी पैट्रियार्की चाहते हैं। वो मार्जिनलाइज्ड और सप्रेस्ड वुमेन के बारे में बात करती है। इसके अलावा ये भी, जैसे हमने पहले बात की, जो हमारी राइटर थी इलेन शोवाल्टर ने फेमिनिज्म की फेस बताई हैं, इसी तरह इसने भी फेमिनिज्म की जो टर्म है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, लेकिन इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है इलेन शोवाल्टर के पर्सपेक्टिव से या उसकी फेसिस से। वो कहती है कि जो फेमिनिस्ट
जो हमारे पास जो फेमिनिस्ट की टर्म है ना, ये पॉलिटिकल पोजीशन या पॉलिटिकल सिनेरियो में यूज़ की जाती है फॉर फीमेल। लेकिन जो फीमेल और फेमिनिन की जो टर्म है, ये दोनों टर्म डिफरेंट है। वो अपने वर्क के अंदर फेमिनिस्ट या हम कह सकते हैं फीमेल और फेमिनिन की टर्म को की सेपरेशन बताती है। वो कहते हैं कि जो फीमेल है ना, जो टर्म फीमेल है वो बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, यानी फिजिकली जो अपीयरेंस होते हैं, जैसे सेक्स मैंने आपको बताया था। लेकिन जो फेमिनिन है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है, जो सोसाइटी ने या कल्चर ने हमारे लिए कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। इसकी बात करती है, यानी इस वर्क के अंदर वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करती है बिटवीन द फीमेल एंड फेमिनिन, और इसी के साथ वो फेमिनिस्ट की टर्म को भी डिफ़ाइन करती है। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही, फिर भी ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में हमारा फेमिनिज़म कंप्लीट हो गया है। विद राइटर्स हमने कवर किया, विद कोटेशन डिस्कस किया, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेक श्योर कि आप पहले इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।